जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग युन डोंगयू किंगडम में पहुंच चुका है। उसने आते ही यहाँ के एम्परर और उसके छोटे भाई को अपनी पावर शो करी थी, जो देखकर वो लोग समझ गए थे कि इस बंदे से निपटना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ ही उसे पता चला कि ये लोग उसकी सिस्टर की शादी एक डिमोनिक पाथ को फॉलो करने वाले बंदे के साथ अरेंज करवा चुके हैं। तो वांग को ये शादी ब्रेक कर अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना था। इसी दरमियान उसे पता चला कि इस सिटी में एक स्नेक डीमन है। तो वांग युन ने उसे अपने ड्रैगन स्टाफ की मदद से खत्म करते हुए अपनी सिस्टर याओ को बचा लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि वांग अपनी सिस्टर याओ से मिलने आया था। याओ तो इमोशनल होकर सीधे जाकर उसके गले लग गई। वो उसे रोते हुए बता रही थी कि मुझे तो लगा था तुम मर चुके हो, मैंने कई साल तुम्हारी यादों के सहारे बिता दिए। जिस पर वांग कहने लगा, सिस्टर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हेवन भी मुझे अपने पास बुला नहीं सकता। हालांकि याओ को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो कहती पता नहीं इतने साल तुमने क्या कुछ सहन किया होगा। जिस पर वांग उसे बताता है कि वेंजी ने मुझे मारने के लिए स्नेक डीमन को भेज दिया था, मगर टोंगशन सोर्ड सेक्ट के लीडर ने वहां आकर मेरी जान बचा ली। खैर अब तुम देखती जाओ कि मैं कैसे इन्होंने दिए हुए हर एक जख्म का बदला लेता हूँ। साथ ही याओ से बताने लगी कि वेंजी और उसके बेटे मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों ने ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के साथ कोई डील तो जरूर की होगी। और उतने में एम्परर युआन हाओ वहाँ पर पहुँच गया। तब तक वांग ने फटाफट से अपना मास्क लगा लिया था। एम्परर भी उसे यहाँ देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इमॉर्टल सन डाओजुन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो याओ से बताने लगी कि एक स्नेक डीमन ने मुझ पर हमला किया था। अच्छा हुआ कि इमॉर्टल सन ने वहाँ आकर मुझे बचा लिया, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने उन्हें यहाँ पर इनवाइट किया था। हालांकि एम्परर को लगता है कि ये लड़की इमॉर्टल सन डाओजुन को अपनी साइड करवाना चाहती है ताकि वो इस शादी से बच पाए, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो अब वो इमॉर्टल सन यानी कि वांग को बताने लगा कि आजकल हमारी सिटी में डीमंस के अटैक कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं, इसलिए हम 1000 इलाइट गार्ड्स को इस पैलेस में स्टेशन करवाने वाले हैं ताकि इस पैलेस की सेफ्टी इंश्योर हो जाए। जिसके बाद वो याओ को अपनी तरफ खींचकर उससे धीरे से पूछने लगा कि क्या तुमने जियो शिजुन की सलाहकार घोस्ट प्रिंसेस के बारे में सुना है? दरअसल वो बंदी ची कंडेंसेशन स्टेज की मास्टर है। इनफैक्ट इमॉर्टल सन डाओजुन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी ये ट्रिक्स खेलना बंद कर दो। तुम्हारा ये इमॉर्टल अकेले तो पूरे ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए फालतू की प्लानिंग्स करना बंद करके शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जिस पर याओ से कहते हैं कि एम्परर मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनते एम्परर दांत निकालते हुए वहाँ से निकल पड़ा। हालांकि वांग की मंकी ने जानबूझकर उसके सामने केले का छिलका फेंक दिया, जिसके चलते वो बड़ी ही जोरों से नीचे पटक गया था। अब उसे तो मंकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वांग के वहाँ होने की वजह से वो मंकी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। अब एम्परर के वहाँ से जाते ही याओ अपने भाई को बता रही थी कि जब तुम्हें यहाँ से बैनिश किया गया था तभी से जोंग ने मेरी काफी सारी मदद की है। उन्होंने कई सारी मुश्किल सिचुएशन में मेरा साथ दिया। साथ ही उन्हें ये भी पता चला है कि वेंजी ने सदर्न रीजन के कई सारे लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ तो प्लान जरूर कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। साथ ही एम्परर युआन हाओ यहाँ पर कई सारे सिपाही तैनात करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं पैलेस छोड़कर बाहर जा पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम पूरा करो। साथ ही जोंग भी इसमें तुम्हारी मदद करेगा, बस उसे मेरी हेयर पिन दिखा देना। पता करो कि सदर्न रीजन के लोगों को यहाँ पर बुलाया क्यों जा रहा है। तो वांग भी अपनी सिस्टर की बात मानते हुए वहाँ से रवाना हो गया। उसके वहाँ से जाने के बाद याओ कह रही थी कि घोस्ट प्रिंसेस से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से दूर ना भेजूं तो तुम इस मसले में फंस जाओगे। यहाँ पर याओ बस अपने भाई को बचाना चाहती थी। अब अगले सीन में हमें इम्प्रेस वेंजी की चेम्बर दिखाई गई, जहाँ पर हाउटियान उससे पूछ रहा था कि बताओ तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। तो वेंजी जवाब देते हुए कहने लगी कि फिलहाल तो सब कुछ हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा। जो सुनकर हाउटियान कहता है कि हम एक भी गलती नहीं कर सकते, वरना हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। उतने में ही युआन चेन वहाँ पर पहुँच गया। उसने अपनी मदर वेंजी को खबर दी कि उनकी स्नेक डीमन वांचिंग इमॉर्टल सन डाओजुन के हाथों मारी जा चुकी है। जो सुनते ही वेंजी की सर्वेंट के हाथों से डर के मारे कोई चीज नीचे गिर गई थी, तो तुरंत ही एम्प्रेस से माफी मांगने लगी। हालांकि एक डिमोनिक हैंड उसे तुरंत ही खत्म कर देता है। इसका सीधा मतलब
ये था कि वेंजी भी एक डीमन है। वो बस राइचस पाथ को फॉलो करने का दिखावा कर रही थी। वो कहती है कि वांचिंग अपनी डिमोनिक साइड को सप्रेस नहीं कर सकती थी, जिसके चलते वो मारी गई। अगर वो आज नहीं मरती तो किसी और दिन मारी जाती। मौत तो सिर्फ वक्त का एक तकाजा है। उतने में ही एम्परर युआन हाओ वहाँ पर पहुँच गया। वो अपनी माँ को बता रहा था कि मैं वुयू पैलेस से लौट रहा हूँ। दरअसल इमॉर्टल सन और याओ वहाँ पर गप्पे लड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं। हालांकि युआन चेन को ये बात सच नहीं लग रही थी। वो कहता है कि वो दोनों तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, फिर इतनी जल्दी उन दोनों में दोस्ती कैसे हो गई। तो एम्परर उसे बताता है कि उस याओ पर स्नेक डीमन ने हमला किया था। तब इमॉर्टल सन ने जाकर उसकी जान बचा ली और अब उन दोनों में दोस्ती हो चुकी है। जिस पर युआन चेन कह रहा था कि अगर याओ से क्लोज भी होती तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जियो शिजुन के पास 2 लाख से भी ऊपर आर्मी के ट्रूप्स हैं। अकेला सन डाओजुन इतनी बड़ी आर्मी का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। जिस पर एम्परर कह रहा था, हाँ बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी उस याओ को धमकी दी है कि इमॉर्टल सन उसे बचा नहीं सकता। जिस पर वेंजी कह रही थी कि याओ आसानी से लोगों का दिल जीत सकती है और वो अच्छे से जानती है कि इमॉर्टल सन डिमोनिक कल्टीवेटर से नफरत करता है, तो जरूर से उसे अपनी साइड करवाने की कोशिश करेगी। वो सन डाओजिन को शिजुन और उसके घोस्ट कल्टीवेटर्स के खिलाफ भड़का सकती है। ये सब सुनकर तो एम्परर युआन हाओ को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा और उतने में वेंजी ने अपने 2 चमचों को वहाँ पर समन कर लिया, जिनके नाम थे बाइटोंग और शिटोंग। उनसे कहती कि जाओ जाकर उस सन डाओजुन को खत्म कर दो। अब उन दोनों डीमंस के वहाँ से जाने के बाद युआन चेन अपनी माँ से कह रहा था कि अगर हमने सन डाओजुन को खत्म किया तो टोंगशन सोर्ड सेक्ट हमसे सवाल पूछेगा। जिस पर वेंजी कहती है कि अगर उन्होंने हमसे सवाल पूछे तो हम बता देंगे कि इमॉर्टल सन डाओजुन डिमोनिक कल्टीवेटर से हद से ज्यादा नफरत करता था, तो उनके साथ फाइट करते हुए वो एक हीरो की मौत मारा गया। फिर तो टोंगशन सोर्ड सेक्ट हम पर कोई ब्लेम नहीं कर सकता। ये आइडिया तो एम्परर को काफी ज्यादा पसंद आई थी। वही दूसरी तरफ हम जोंग को देख पाते जो कि प्लेजर हाउस की 2 लड़कियों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग वहाँ पर आ जाता है। वो जोंग को अपनी सिस्टर की हेरोपिन शो करते हुए बता रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर जोंग कहने लगा कि भले ही एक प्लेजर हाउस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्रेस वेंजी यहाँ से ही अपने बुरे काम करती होंगी, इसलिए मैं इस जगह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ आया था। और उतने में ही 2 हेवी वेपन्स के जरिए इन दोनों पर अटैक हो गया था। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बाइटोंग और शिटोंग पहुंच चुके हैं, जिन्हें वेंजी ने यहाँ भेजा था ताकि ये दोनों मिलकर वांग को खत्म कर पाए। उन्होंने आते ही वांग के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी, तो जोंग भी इसमें उसकी हेल्प करने लगा। इधर वांग ने बाइटोंग को तो अपने ड्रैगन स्टाफ के एक ही अटैक में घायल कर दिया था, जिसके बाद वो दूसरे ब्लो में उसे निपटा कर शिटोंग से भिड़ गया। उसका भी काम तमाम करने में वांग को ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब इनका शोर शराबा सुनकर प्लेजर हाउस के ओनर जिन वहाँ पर पहुँच गयी, मगर तब तक ये लोग उन दोनों की बॉडीज लेकर वहाँ से गायब हो चुके थे। अब उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाने के बाद ये लोग एक रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों को बंद करके रखा गया था। उनसे बात करने के बाद वांग को पता चला कि ये लोग शियानियान सेरेमनी अटेंड करने के लिए आए हैं और इन्हें वेंजी के चमचे बाइटोंग ने बुलाया हुआ था, वही बाइटोंग जो थोड़ी देर पहले वांग के हाथों मारा गया। तो अब जोंग और वांग वहाँ से बाहर आने के बाद जोंग कह रहा था कि पता नहीं शियानियान सेरेमनी में ऐसा क्या प्लान चल रहा है जो ये लोग कई सारे साउथ के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने बुला रहे। तो वांग उससे कहता है कि मेरी सिस्टर ने भी कुछ लोगों की जान बचाकर उन्हें टेम्पल में छुपाया था, शायद उन्हें इस शियानियान सेरेमनी के बारे में कोई जानकारी होगी, तो क्यों ना हम उन्हीं से जाकर बात करें। वही दूसरी तरफ वेंजी को पैगाम मिला कि उसके बाइटोंग और शिटोंग दोनों भी मारे गए हैं। इमॉर्टल सन उन्हें मारकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, जिससे तो वेंजी काफी ज्यादा भड़क गई। वहीं पर हम इमॉर्टल हाउटियान को देख पाते हैं, जो कि वेंजी से कह रहा था कि अब हमें कुछ पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सन डाओजुन को टोंगशन सोर्ड सेक्ट का सपोर्ट है। अगर वो यहाँ पर मारा गया तो उसका फेंगशुई क्लिफ जरूर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इससे मेरे प्लान और ज्यादा डिले हो जाएंगे। तो बताओ फिर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। जिस पर वेंजी कहने लगी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सन डाओजुन डीमन स्लेइंग के दरमियान ही मारा जाएगा और फेंगशुई क्लिफ फिर उसका ब्लेम हम पर नहीं लगा सकता। मगर हाउटियान कह रहा था कि शायद तुम फेंगशुई क्लिफ के मास्टर को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही हो, वो बुढ़ा काफी ज्यादा शातिर है, इसलिए
अगर उस सन डाओजुन को खत्म करना है तो तुम्हें एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी ताकि वो बुढ़ा हम तक पहुँचने न पाए। साथ ही वो इम्प्रेस वेंजी से शियानियान सेरेमनी की प्रिपरेशन के बारे में भी पूछ रहा था, जिस पर वेंजी बताती है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कल ही आप सेरेमनी को शुरू कर सकते हो। जिस पर हाउटियान कह रहा था कि कल की सेरेमनी के बाद वो लोग नॉर्मल ह्यूमंस नहीं रहेंगे, तो हमें उन पर कड़ी नजर रखनी होगी। अगर वो लोग वहाँ से भाग निकले और किसी कल्टीवेटर ने उन्हें देख लिया तो मसला हो जाएगा। इधर जोंग देखता है कि जिस टेम्पल में उन्होंने साउथ के लोगों को छुपा के रखा था वो वहाँ से गायब है। हालांकि वांग को शक था कि ये लोग जिन मेई पवेलियन में होंगे, वही प्लेजर हाउस जहाँ पर वांग ने बायटोंग और शिटोंग को खत्म किया था। जिसके बाद ये लोग जिन मेई पवेलियन के पास पहुँच गए जहाँ पर इन सभी रेफ्यूजीज को एंट्री मिल रही थी। जो देख वांग समझ गया कि जरूर से यहीं पर शियानियान सेरेमनी परफॉर्म की जाने वाली है, इसलिए ये लोग भी उस सेरेमनी में दाखिल हो गए। इन्हें जानना था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उतने में ही एक बंदा उन सबको बताने लगा कि जल्द ही हमारी इमॉर्टल यहाँ आकर आप सभी की बीमारियों को ठीक करेंगे, आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी वांग का मंकी वहाँ पर हंगामा मचा देता है। वहाँ मौजूद सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इमॉर्टल हाउटियान की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो इन सभी मॉर्टल्स को बता रहा था कि मैं तुम्हें इस जानलेवा बीमारी से आजाद करने वाला हूँ, और फिर उसने एक टैलिस्मान को बर्स्ट करते हुए इन सभी लोगों को हील कर दिया। साथ ही साथ वो वांग के लिए भी सोल क्लिंजिंग पिल भिजवा देता है, तो वांग भी चुपचाप से उस एलिक्सर को एक्सेप्ट कर लेता है। जोंग कह रहा था सीनियर हमें तो लगा था यहाँ पर कोई गड़बड़ होगी, मगर ये लोग तो वाकई मॉर्टल्स की हेल्प कर रहे हैं। हालांकि वांग को हाउटियान पर जरा भी यकीन नहीं, इसलिए उसने तुरंत ही उस सोल क्लिंजिंग मेडिसिन को कंज्यूम किया, और उसके ऐसा करते ही उसकी मेरिडियंस में जो भी ब्लॉक थे वो अपने आप हट चुके। साथ ही उसका सोल एसेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, जो देखते ही वांग समझ गया कि ये तो रियल सोल क्लिंजिंग पिल थी। मगर हाउटियान इतना सिंपल नहीं जितना कि ये हमें दिखा रहा, पता नहीं इसका रियल प्लान क्या होगा। वहीं पर हाउटियान दिल ही दिल में कह रहा था कि सन डाओजुन तुम मेरी रियल प्लानिंग के बारे में कभी भी पता नहीं कर सकते। मुझे ऑलरेडी पता था कि इस सेरेमनी में तुम इंटरफेयर जरूर करोगे, इसलिए हम उसके लिए पहले से ही तैयार थे। इधर जोंग वांग से कह रहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, शायद इम्प्रेस वेंजी वाकई में लोगों की मदद करना चाहती, इसलिए तो उसने साउथ के बीमार लोगों को यहाँ बुलाया होगा। मगर वांग को अभी भी हाउटियान पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जोंग से कहता है कि तुम इस सेरेमनी पर कड़ी नजर रखना, अगर यहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल महसूस हो तो मुझे रिपोर्ट करो। जिसके बाद हमें ईस्टर्न किंगडम का एक रिचुअल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्क पहना हुआ बंदा ईस्टर्न डेटीज को समन करते हुए वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कह रहा था कि अब जल्दी हमें इस रिचुअल को पूरा करना होगा, जाओ जाकर डोंग्यू किंगडम की प्रिंसेस को यहाँ लेकर आ जाओ, वही बंदी हमारी डेस्टिनी बदल सकती है, उसे रिफाइन करके हम अपने किंगडम को बचा लेंगे, और हम सभी राइचियस पाथ को फॉलो करने वाले सेक्ट को खत्म करके यहाँ पर हुकूमत करेंगे। सो बेसिकली ये लोग याओ की शादी होते ही उसे सैक्रिफाइस करना चाहते थे। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि ईस्टर्न किंगडम का राजा अपने कुछ लोगों को लेकर डोंग्यू किंगडम में पहुंच चुका है। इंपीरियल सिटी के मॉर्टल्स तो इन्हें देखकर ही पैनिक हो गए, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि ये लोग इवल आर्ट को परफॉर्म करते हैं। अब ये लोग हॉल में पहुंचते ही जिन शिजुन कह रहा था कि जल्दी से मेरी होने वाली ब्राइड को यहाँ पर बुला लाओ, मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। तो थोड़ी देर में याओ को उसके सामने पेश किया गया। शिजुन कह रहा था कि हमारी दुल्हन तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, अब तो मैं शादी के लिए एक दिन भी रुक नहीं सकता, तो कल ही मैं याओ को लेकर ईस्टर्न किंगडम के लिए रवाना हो जाऊंगा, वहीं पर हम शादी कर लेंगे। जो सुनकर मीशोंग कहने लगे कि शादी तो आज से एक हफ्ते के बाद थी, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो मीशोंग की इस गुस्ताखी के लिए जिन शिजुन का एक बंदा उस पर स्लैश अटैक रिलीज कर देता है। हालांकि वांग ने वहां आकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था कि मैं इस किंगडम का नया प्रोटेक्टर सन डाओजुन हूँ, और मेरे होते हुए तुम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इधर एम्परर को टेंशन आने लगा कि ये बंदा हमेशा सही टाइम पर कैसे टपक जाता है, शायद अभी हमारे प्लान्स की धज्जियां उड़ा देगा। और उतने में शिजुन उससे कहने लगा कि अरे तुम तो बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं लेवल के कल्टीवेटर हो, भला तुम्हारे जैसे लो लेवल के कल्टीवेटर को प्रोटेक्टर किसने बना दिया। मेरे ख्याल से टोंगशान सोर्ड सेक्ट के पास पावरफुल लोगों का शॉर्टेज है, इसलिए तो तुम्हारे जैसे लूजर को यहाँ भेज दिया। जिस पर वांग कह रहा था कि अगर तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के इवल लोग राजा बन सकते हैं तो भला मैं प्रोटेक्टर क्यों ना बन सकता। जो सुनते ही शिजुन के चमचे ने सोल स्लैशिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वांग पर हमला कर दिया, लेकिन वांग अपने ड्रैगन स्टाफ की मदद से उसे दीवार पर दे मारता है। जिन शिजुन तो ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था, मगर वो वांग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, मैं तो बस प्रिंसेस याओ को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि एम्परर युवान हाओ इसके लिए मना नहीं करेगा।
तो एम्परर हाउ भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो जाता है। वो कहता है कि वैसे भी आपकी शादी एक हफ्ते के बाद फिक्स की गई थी, तो अगर वो थोड़ा सा जल्दी भी हो गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सुनते ही याओ कह रही थी कि प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैंने अभी तक तो पूरी तैयारियां भी नहीं की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी उसी दिन होनी चाहिए जो दिन फिक्स किया गया था। मगर शीजुन उसकी बात से अग्री नहीं होता। वो कहता है कि कल सुबह तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, और अगर तुमने मना किया तो फिर मेरी आर्मी इस किंगडम पर हमला कर देगी। ये मत भूलो कि मैंने एम्परर के साथ एक डील की थी, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो फिर वो भी कैंसिल हो जाएगी। आप शीजुन के वहाँ से जाने के बाद एम्परर याओ पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी चालबाजी अच्छे से समझता हूँ, तुम जानबूझकर टाइम मांग रही ताकि तब तक तुम इस सन डाओजुन के साथ मजे कर पाओ, तुम इसे सीड्यूस करना चाहती हो। एक प्रिंसेस होकर भी ऐसे काम करती हुई तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब सुनकर तो बेचारी याओ काफी ज्यादा हैरान थी। उस पर सन डाओजुन को पटाने का इल्जाम लगाया गया, जो कि उसका भाई है। तभी वांग आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि अगर सच बताओ तो मैं भी आपकी प्रिंसेस को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। अगर पूरे डोंग्यू किंगडम को छान मारो तो भी इसके जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिलने वाली, तो क्यों ना आप इस शादी को कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता याओ मुझसे दूर चली जाए। जो सुनते एम्परर बेचारा शॉक में चला गया। वो कह रहा था कि याओ की शादी फिक्स हो चुकी है, हम इसे बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते। जिस पर वांग कह रहा था अच्छा ठीक है, फिर मैंने भी मन बना लिया है, इसलिए प्रिंसेस याओ अब मेरे साथ जाएगी। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर एम्परर कह रहा था कि सन डाओजुन हमेशा बाजी मार लेता है, और आज भी उसने वही किया। लेकिन वेंजी तो काफी ज्यादा रिलैक्स थी। वो कहती है कि याओ की फैमिली हमारे कब्जे में है, अगर वो अपनी फैमिली को मरते हुए नहीं देखना चाहती तो उसे हमारी कई हर बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद वेंजी हाउटियान से मिलने पहुंच जाती है। वो उसे बता रहा था कि सन डाओजुन को मुझ पर शक हो चुका है। उस दिन वो सेरेमनी में भी पहुंच गया था, जिस वजह से मेरे प्लान्स को मुझे होल्ड करना पड़ गया, इसलिए तुम उस पर कड़ी नजर रखो। अगर वो हमारे रास्ते में आए तो उसे खत्म कर देना। इधर शीजुन उसके साथ आई हुई इमॉर्टल लेडी के पाँव की चुम्मियां ले रहा था। वो कहता है कि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। तो बंदी कहने लगी कि कल तुम अपनी होने वाली ब्राइड को यहाँ से ले जाने वाले हो, शायद तुम्हारी शादी होते ही तुम मुझे भूल जाओगे। जिस पर शीजुन कह रहा था कि हम तो उसे सैक्रिफाइस कराने ले जाने वाले हैं, मैं थोड़ी ना उसे पसंद करता हूँ। अगर सच बताओ तो मैं आपके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हूँ। लेकिन वो लड़की उसे जरा भी घास नहीं डाल रही थी। वो कहती चलो मेरे खाने का वक्त हो चुका है, जिसके बाद वो अचानक से वहाँ से गायब हो गई। दरअसल उसके खाना खाने का मतलब ये था कि वो लोगों का ब्लड सक करेगी। अब उसके और उसके साथी ने मिलकर कई सारे लोगों को खत्म कर दिया था। इधर वांग भी ब्लड की स्मेल को महसूस करते हुए एक जगह पर पहुंच गया, जहाँ पर किसी ने डिमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे लोगों को मार दिया है। उतने में ही जिन शीजुन के चमचे वहाँ पर पहुंच गए। वो कह रही थी बच्चे तुम हमारे काम में टांग नहीं अड़ा सकते। खैर अब तुम्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर क्या हुआ था, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।